व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे राइट विंग पार्टीज की क्यों हो रही है जीत। तो आर्य रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कर दे लाइक 1 2 3 गो। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम छाया हुआ है। ईरान को पीटने के लिए तो ट्रंप ने अपनी चप्पल 2 महीने पहले से ही भिगो कर रखी है। हिजबुल्लाह और हमास की ठुकाई करने के लिए भी ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी हरी झंडी और घर पर रखी बड़ी डंडी दोनों दे दी। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो एक हफ्ते से सपनों में ट्रंप की शक्ल देखकर अपने पजामा गीले कर रहे हैं। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद से अफगानिस्तान से लेकर यूरोप तक में बैठे जिहादी अपने बिलों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही लोहे की गर्म रॉड से इनकी ठुकाई शुरू हो जाएगी। इन सबको याद है कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सीरिया में आईएसआईएस का क्या हाल किया था। इन सबको पता है कि किस तरह पिछली बार राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को एक सरकारी आदेश जारी करके ईरान से लेकर इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा दिया था। इस्लामिक कट्टरवाद पर ट्रंप चचा क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। यही वजह है कि उनके एक बार फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर पूरी दुनिया में एक सेक्शन कांपा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका ही क्यों, आप इटली से लेकर नीदरलैंड और भारत तक में नजर डालें तो जिहादी सोच वालों से निपटने के लिए आज दुनिया भर में राइट विंग की पार्टियां सत्ता में आ रही हैं। फ्रांस, जहां कुछ वक्त पहले तक राइट विंग का नाम नहीं होता था, वहां भी नेशनल रैली पार्टी की मरीन लेन फ्रांस के सबसे बड़े लीडर्स के तौर पर सामने आई है। 2022 के इलेक्शन में उनकी पार्टी 89 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर आई थी। जर्मनी की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया को भी बड़ी तेजी से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया में आज अगर राइट विंग पार्टियां तेजी से फैल रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में लोग जिहादियों के आतंक से डरे हुए हैं। यूरोप जो एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद से वहां दर्जनों बम ब्लास्ट हुए हैं। ज्यादातर बम ब्लास्ट में आईएसआईएस से लेकर अलकायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ रहा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही कारण है, यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उस पार्टी का साथ देने लगते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि भले मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप या इटली वाली मेलोनी भाभी, ये लीडर्स अपने अपने देशों में रूल कर रहे हैं तो ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेफ्ट लीडर्स इन पार्टियों पर नफरत फैलाने के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से इन देशों में फैलाए आतंक के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मगर इससे पहले कि हम इन कट्टरपंथियों के कुकर्मों के बारे में आपको बताएं, पहले आपका थोड़ा सा फायदा करवा देते हैं। दोस्तों बात है साल 2011 की। सीरिया में जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। आईएसआईएस का आतंक चरम पर था। हर दिन सीरिया से हजारों लोग देश छोड़कर जा रहे थे। सीरिया की इसी हालत को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि वो सीरिया के 2 लाख रिफ्यूजीज को अपने यहां शरण देगी। ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, लगभग सभी बड़े देश इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने के लिए रेडी हो गए थे, सिवाय एक देश के, और वो देश था पोलैंड। यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड पर बहुत प्रेशर बनाया कि आप इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में भी शरण दे दो, मगर पोलैंड तैयार नहीं हुआ। पोलैंड की सरकार ने इस बारे में अपने देश में एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में 75% लोगों ने साफ कह दिया था कि उन्हें वहां का एक भी आदमी अपने देश में नहीं चाहिए। पोलैंड के इस स्टैंड पर यूरोप के कई देशों ने उसे भला बुरा कहा। यहां तक बोला गया कि पोलैंड इस्लामोफोबिक है, मगर पोलैंड को ऐसी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब इससे आगे की कहानी सुनिए। जैसे ये लाखों मुस्लिम शरणार्थी एक एक करके इन यूरोपीय देशों में फैलने लगे तो धीरे धीरे लोकल लोगों को समझ में आया कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है। यूरोप में आतंकी हमले तो 2004 से ही होने शुरू हो गए थे, मगर इन मुस्लिम शरणार्थियों की शक्ल में आईएसआईएस और अलकायदा ने अपने आतंकी भी इन देशों में भेज दिए। ये आतंकी बिना किसी नेटवर्क के ही वुल्फ अटैक यानी अकेले ही टेरर अटैक करने लगे। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। अब आप ये नंबर सुनिए। 2015 में यूरोप में 17 टेरर अटैक हुए जिसमें 150 लोग मारे गए। 2016 में 13 आतंकी हमले हुए जिसमें 135 लोग मारे गए। 2017 में 33, 2018 में 24, 2019 में 21 और 2020 में यूरोप में 11 आतंकी हमले हुए। इनमें कई हमले तो इतने बड़े थे कि उसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2016 में ब्रुसेल्स में बड़ा धमाका हुआ जिसमें 32 लोग मारे गए। 2015 में जर्मनी के कोलेन में न्यू ईयर ईव पर सैकड़ों महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। बाद में पता चला कि ऐसा करने वाले सारे एक खास सेक्शन के रेफ्यूजीज थे। इसके अलावा 2017 में लंदन और मैनचेस्टर में भी इस्लामिक चरमपंथियों की तरफ से हमले किए गए। ये सभी हमले इस्लामिक जिहादियों की तरफ से ही किए गए। कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं ओपन फायरिंग हुई, कहीं चलती ट्रेन में चाकू से लोगों पर हमला किया गया। इन सारे हमलों ने यूरोप की जनता को डर और दहशत से भर दिया। उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस था कि जिन लोगों की उन्होंने मुसीबत के टाइम पर मदद करी, अपने देश में आसरा दिया, आज यही लोग उनके देश में ब्लास्ट
फ्रांस को का नहीं हाल मार नहीं कर रहे, देता, हाल उन्हीं की हिला महिलाओं के के सब साथ फूकते। बदसलूकी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंटिमेंट पूरे यूरोप में फैलने लगा। जिन शहरों में ऐसी सोच वालों की आबादी ज्यादा हुई, वहां वहां लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी। यूरोप जो अपने ओपन कल्चर के लिए जाना जाता था, वहां पर औरतों को एक खास तरह के पहनावे में देखकर लोगों को अजीब लगने लगा। लेकिन एक तरफ फ्रांस जैसा देश जहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आतंकी हमला हो रहा था, यूरोप में एवरेज का हर महीने में 2 धमाके हो रहे थे। मगर इन सब के बीच एक ऐसा देश था जो पूरी तरह शांत था, जहां कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, कोई नहीं मारा जा रहा था वहां पर, जहां के लोग अब भी पूरी आजादी से घूम रहे थे। पता है वो देश कौन सा था? पोलैंड। 2011 के बाद जब जब यूरोप के देशों में ये आतंकी हमले हो रहे थे और यूरोपीय देशों में मातम मच रहा था, तब तक पोलैंड यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाना नहीं भूलता था कि आखिर क्यों 2011 में उसने अपने देश में एक भी रिफ्यूजी को घुसने नहीं दिया। Poland, as I said in Parliament, and I'm trying to repeat it, Poland is the only country in the European Union without any terror attack. We haven't had any terror attacks in Poland because there is no illegal migration. That's why every single time I'm trying to say, be like Poland. Be brave. Believe in your own nations. धीरे धीरे पोलैंड की ये बात या उसका ये स्टैंड यूरोप के बाकी देशों में भी लोगों को समझ में आने लगा। इटली से लेकर नीदरलैंड्स तक हालात बदलने लगे। इटली की करंट पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को कट्टर राइट विंग पार्टी माना जाता है। इस पार्टी को 2012 में मेलोनी ने ही शुरू किया था। शुरू में इस पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था, मगर 2022 आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। अरब देशों से गैर कानूनी तरीके से जो रिफ्यूजीज यूरोप में घुसते थे, वो सबसे पहले इटली में ही एंटर करते थे। मेलोनी की पार्टी ने इन रिफ्यूजियों के खिलाफ तगड़ा स्टैंड लिया। इटली में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और फिर चमत्कार हो गया। सिर्फ 10-11 साल पहले बनी पार्टी की नेता मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा ही कुछ नीदरलैंड्स में भी हुआ। 2023 में हुए इलेक्शन में नीदरलैंड के मशहूर राइट विंग नेता गीर्ड वाइडर्स की फ्रीडम पार्टी को सबसे ज्यादा 46 सीटें मिली। गीर्ड वाइडर्स कई सालों से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को अपने देश में घुसने देने के खिलाफ रहे। इन्होंने कई बार कहा है कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे देश के कल्चर को खतरा है। इन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, लेकिन नीदरलैंड के लोग इनकी बातों से पूरी तरह अग्री करते थे। इसी तरह फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी आज राइट विंग पार्टियां लगातार मजबूत हो रही हैं। और इन सारे बदलाव की शुरुआत हुई कट्टरपंथी इस्लामिक शरणार्थियों के यूरोप में आने के बाद। उसके बाद यूरोप में जो हालात हुए, उसके बाद यूरोप का हर बंदा अपनी पहचान को लेकर डर गया। उसे लगने लगा कि अगर ये रिफ्यूजी यूं ही बढ़ते रहे तो शायद कुछ सालों में उसके देश की पहचान ही मिट जाए। तो हमने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं वो विद फैक्ट्स की हैं। सारे आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है। मगर जब भी आप इन फैक्ट्स की बात करो तो कुछ लोग इसे समझने की बजाय वो आप पर ये खास मजहब के लिए फोबिया का शिकार होने का इल्जाम लगा देते। वो इस बात पर बहस नहीं करते कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म की बात की तो भारत में बैठे कुछ बुद्धिजीवी इससे नाराज हो गए। उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मामला आज यूएन तक चला गया है। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान भी जिहादियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इन सारी घटनाओं पर खुद कुछ बोलने की बजाय अगर ट्रंप जैसा ताकतवर आदमी बोलता है तो भारत में बैठे लेफ्ट लिबरल्स के पेट में मरोड़े उठती हैं। क्यों? इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों का असली पेट दर्द ये है कि अगर सच में ऐसी घटनाओं को तूल दिया जाएगा तो इससे भारत में बैठा राइट विंग मजबूत हो जाएगा। भारत का राइट विंग कहेगा कि देखो हम जो कहते थे आज ट्रंप भी वही कह रहा है। इन लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं है। अरे बांग्लादेशी छोड़िए, इनको किसी हिंदू से भी कोई हमदर्दी नहीं। इनकी तकलीफ बस ये है कि ऐसी घटनाओं को अगर ज्यादा सामने लाया गया तो उस नेता को फायदा ना हो जाए जिससे ये नफरत कर। दोस्तों एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज की तरह आइडियोलॉजी का भी एक मार्केट होता है, बाजार होता है। कोई भी आइडियोलॉजी बाजार में तभी अपनी जगह बना पाती है जब बाजार में उसकी डिमांड होती है। कुछ लोगों को बाला साहब ठाकरे के विचार बड़े तीखे लगते थे, कट्टर भी लगते थे, मगर एक पल के लिए ये सोचिए कि आखिर क्या वजह थी कि वो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता बने। वो इसलिए क्योंकि जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था, दाऊद जैसे पाकिस्तानी एजेंट्स हर जगह तबाही मचाए हुए थे। उस वक्त की जरूरत थी कि बाला साहब जैसा एक नेता सामने आए और कहे कि इन लोगों से मैं निपटूंगा। आप राइट विंग या इस जैसी किसी भी आइडियोलॉजी से सहमत असहमत हो सकते हैं, अग्री डिसअग्री हो सकते हैं, मगर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यही राइट विंग विचारधारा अगर आज पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रही है तो उसके भी अपने रीजंस हैं, अपनी वजह है। क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि आज जैसे हालात हैं, एक खास तरह की कट्टर सोच जिस तरह हावी है उससे निपटने के लिए भी कोई होना चाहिए। और यही बात मैंने कुछ देर पहले कही थी, जब बाजार किसी चीज की जरूरत महसूस करता है तो आइडियोलॉजी या विचार अपने आप लोगों तक
पहुंच जाता है। सिंपल। वैसे देश की पॉलिटिक्स में ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है उस पर हमने दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर से एक बातचीत करी है, एक लंबा पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में हमने शशि जी से पिछले 50 सालों में भारत की पॉलिटिक्स में आए बदलावों पर खुलकर बात की है। बहुत कुछ सीखने लायक है, देखने लायक है ये बातचीत, इसलिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टीआरपी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक भी दिया है। बाकी दोस्तों, राइट विंग पॉलिटिक्स क्यों आज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है, इस बात को मैं इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, और ना ही अपनी बात को समझाने के लिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकता हूं, ना ही ये वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए कोई लड़का आपके घर भेज सकता हूं। इसलिए अगर आप चाहें तो वीडियो दोबारा देखकर इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनको नहीं समझना, उन्हें तो वैसे भी इतने सालों में समझ में नहीं आया, तो मेरे 12 मिनटों की वीडियो में तो क्या ही समझ आएगा, है कि नहीं? वो अपनी बुद्धि जिस पन्नी में डालकर लाए थे उसी पन्नी में पड़े पड़े उनके लोटे के साथ वो बुद्धि हरिद्वार चली जाएगी एक दिन, उनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपको इस वीडियो में कई बातें अगर सही लगी हो तो प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिए। आपकी जो भी ओपिनियन हो, जो भी राय हो इस मामले में, उसे कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। बाकी इट्स हार्श रियलिटी जिसको एक्सेप्ट आज भी नहीं करते, जो को लिबरल अपने आप को। क्या बर्मिंघम था, क्या था? हाँ, वहां पे ये सारे जो थे ना, मतलब पाकिस्तानी और कहाँ के जो मुस्लिम जो थे, वहां पे इमिग्रेंट्स जो थे बेसिकली वहां पर जाके, ठीक है, वो सारे वहां पे बस गए। उन्होंने वहां पे बैंक करप्ट हो गया। अरे एक ने 10 बच्चे, 12 बच्चे सब पैदा कर डाले, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा वहां कर दी, फिर माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हो गई उनकी वहां पे। अभी कुछ दिन पहले जब फ्रांस में हुआ था, लाइब्रेरी फूकी गई थी, रोड पे बहुत कुछ हुआ था, तब भी मैंने कहा था ना कि ये इनकी आंखें अभी खुल नहीं रही हैं, और इनका जब इनका कल्चर खत्म हो जाएगा ना वहां पर इन कंट्रीज का, तब इनको समझ आएगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो सो कॉल्ड पीस, ह्यूमैनिटी, वो चीज लेके चलते हैं। बहुत जल्दी इस चीज में ये कनाडा भी आएगा, ये क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा उन्हें जो खालिस्तानी है उनको करके रखता है। और एक और चीज आप याद रखना कि अगर अभी नहीं संभाला ना तो आप कभी नहीं संभाल पाओगे। जब इमिग्रेंट्स आते हैं ना, ठीक है, किसी भी रिलीजन का बंदा उन्हें 500,000 के लालच में आने दे रहा है, किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो, नहीं, गद्दारी भी कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। जब एक बात बताओ, जिस जगह उनकी जो मानसिकता है कि भाई हमें यहाँ ब्लास्ट करना है, हमें यहाँ कुछ गलत करना है, वहां आप ही की फैमिली का कोई घूम रहा हो, क्या वो बंदा ये चेक करेगा कि नहीं इसने तो मेरी हेल्प करी थी, यहाँ आज इसकी तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ था, अभी लोग कह रहे थे कि वहां के लोगों को इंडिया में आने दो, मैं उससे बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? भले हिंदू हो कोई हो, लेकिन आपको नहीं पता जब आ रहा है कौन किस मानसिकता से आ रहा है, और उसमें भाई डॉक्यूमेंट जब फर्जी पासपोर्ट बना लेती दुनिया, तो हमें क्या पता कौन क्या बना के आ रहा है। ये जोड़े दो हाथ, हम इतना स्टैंड ले सकते हैं कि भैया वहां पर पीस ये सब कायम हो, ये नहीं कि हाँ भीड़ के अंदर कोई भी ऐसा घुस जाए कि जो आगे जाके दिक्कत करे। क्योंकि ऐसे टाइम में 1.5-2 लाख लोगों का आप कहां तक वेरिफिकेशन करोगे? ऐसे ही वेरिफिकेशन से भी क्या ही हुआ, कुछ भी नहीं। शकल पे थोड़ी लिखा होता है वेरिफिकेशन। यहाँ याद है कितने उसमें फर्जी आधार कार्ड वो जला रखे थे, मिले थे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो तो काफी मतलब आप माइंड खोलने के लिए वीडियो थी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।